नमस्कार, अभिवादन। आज उपचारात्मक शिक्षण में मैं आपसे बात करूंगा सेकेंडरी फिजिक्स में चैप्टर 2 वैद्युत फ्लक्स अर्थात गॉस की परिमेय। उसके अंतर्गत आज का मेरा बहुत अच्छा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स और गॉस की परिमेय के ऊपर जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें जितने भी उसके बेसिक हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। आइए शुरू करता हूँ वैद्युत फ्लक्स से। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है। अपने लास्ट पीरियड में मैंने आपसे वैद्युत बल रेखाओं की चर्चा की थी, यानी वैद्युत बल रेखाएं यानी वैद्युत क्षेत्र में धनावेश के गति करने की दिशा। वैद्युत क्षेत्र में धनावेश जैसे जैसे मूव करेगा, कौन से पथ पर चलेगा, उसकी दिशा। ठीक, अब आप बताइए वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इसका सीधा सा मतलब है यहाँ पर कि ये वैद्युत क्षेत्र है, कहीं ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। इसमें मैं किसी पृष्ठ की कल्पना करता हूँ कि कोई पृष्ठ है, मान लीजिए ये इसका पृष्ठ है कोई। ठीक, मान लीजिए ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है। अब आप बताइए जो पृष्ठ की मैं इमेजिनेशन अपने दिमाग में कर रहा हूँ उस पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या तो अलग अलग होगी ना। इसमें से केवल एक बल रेखा गुजर रही है, इसमें से 2 बल रेखाएं गुजर रही हैं, इसमें से 3 बल रेखाएं, 4 बल रेखाएं गुजर रही हैं, है ना। ये तो खाली एक कल्पना की बात है। मतलब कुल मिलाकर वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, काल्पनिक पृष्ठ स्थित है, और उस पृष्ठ से होकर जितनी भी बल रेखाएं गुजरती हैं उस बल रेखाओं को ही, उन बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। द्वारा समझाते हैं। अब आप बताइए ये वैद्युत क्षेत्र है, ये एरो यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। इन वैद्युत बल रेखाओं में मैं एक इमेजिन करता हूँ इतने सारे पृष्ठ की। किया मैंने? अब आप बताइए इसमें से कौन से पृष्ठ में से होकर ज़्यादा बल रेखाएं गुजर रही हैं। आप निश्चित मानेंगे कि ये जो पृष्ठ है, अगर मैं इस पृष्ठ की बात करता हूँ तो आप देखेंगे इसमें से तो कोई भी बल रेखा पास आउट नहीं हो रही है, नील। इनसे 2 बल रेखाएं पास हो रही हैं, इनसे 3 बल रेखाएं पास हो रही हैं। ये हुआ क्या? ये इस प्रकार मैंने पृष्ठ अपना माना, इसे मैं रोटेट करता चला गया, यानी एक ही पृष्ठ को मैं घुमा रहा हूँ। तो उसका क्या अर्थ है? जब किसी काल्पनिक पृष्ठ को मैं इमेजिन करता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र में उसे हम रोटेट कर रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं, तो उससे होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बदलती है। और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बदलने का मतलब है कि उस पृष्ठ से जुड़ा हुआ वैद्युत फ्लक्स भी बदलता है। कभी अधिकतम होता है, कभी 0 हो जाता है, कभी बीच में कहीं रहता है। ठीक, एक बात तो ये क्लियर हो गई। इसी सिस्टम पर पूरा का पूरा जो उपकरण है वो बनते हैं। कोयल घूमती है ना, तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, उससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स बदलता है। आगे के चैप्टर में ये आप पढ़ेंगे। चलिएगा, इसे मैं और अच्छा करके आपको बताना चाहूँगा कि ये कब अधिकतम है। अब आप देखें ये अधिकतम बल रेखाएं कब होंगी, ये सोचें थोड़ा सा। ये तब होंगी, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर को हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और ये क्या है? ये पृष्ठ का तल है, ये है पृष्ठ का तल। यानी अधिकतम कब होगा वैद्युत फ्लक्स? अधिकतम जब होगा जब जो पृष्ठ का तल है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में भी। वैद्युत क्षेत्र अधिकतम, वैद्युत फ्लक्स अधिकतम कब आया? जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। न्यूनतम कब होगा? न्यूनतम कब होगा? न्यूनतम जब होगा, कब है ये आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर न्यूनतम है, ये वैद्युत क्षेत्र है और ये तल है ना। न्यूनतम कब है? जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और पृष्ठ का तल एक दूसरे के समांतर है। यानी सीधा सा अर्थ है जो मैं बार बार कह रहा हूं कि वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के विन्यास पर निर्भर करता है। चलो आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर जाना चाहता हूं आपके साथ, शायद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू। देखो ये आपका पृष्ठ है जो आपने
अपने मन में इमेजिन किया वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई तल है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक, ये इसका तल है और ये इसके तल पर लंब है, कोई तल पर लंब, और ये इनका बीच का कोण है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, इस पूरे चैप्टर में थीटा क्या है। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इजकल टू ई ए कॉस थीटा। फाई वैद्युत फ्लक्स है, क्लियर। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, जो आपने उसकी कल्पना की उसका क्षेत्रफल है, और ये थीटा क्या है, थीटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा और तल के बीच का कोण नहीं है। थीटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा और उस पृष्ठ पर जो लंब है उसके बीच का कोण है। मैंने साफ साफ लिखा भी, थीटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और पृष्ठ पर अभिलंब के बीच बना कोण है। इस बात पर मैं क्यों जोर दे रहा हूं, उस बात को मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। मैं इसमें क्लियर करता हूं आपको कि मैंने ये वैद्युत क्षेत्र है, क्लियर। इस वैद्युत क्षेत्र में क्या है, ये कोई मैंने तल लिया, पृष्ठ लिया, और ये इसका पृष्ठ का तल है। ठीक, मैंने ये इस पर पृष्ठ पर अभिलंब है, ये पृष्ठ के तल पर अभिलंब है। और यहाँ पर ये देखिएगा, इस कंडीशन में आने के बाद मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर फाई कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो फाई की वैल्यू मैंने बताई थी ई ए कॉस थीटा। फाई की वैल्यू बताई थी मैंने ई ए कॉस थीटा। अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल या कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो थीटा की वैल्यू क्या लगाएंगे आप, यहाँ थीटा की वैल्यू 0 लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि थीटा तल और तीव्रता के बीच का कोण नहीं है। थीटा तल पर लंब और तीव्रता की दिशा के बीच का कोण है, और यहाँ ये कोण 0 है क्योंकि अभिलंब और तीव्रता एक दिशा में है, और यहाँ थीटा की वैल्यू 0 लगेगी। फाई इजकल टू ई ए कॉस 0 होगा और फाई इजकल टू ई ए होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी। और नॉर्मल अगर आपने इस बात को ध्यान नहीं दिया और न्यूमेरिकल आया और आपने इस एंगल नाप लिया तल से, तो आप थीटा 90 लगा देंगे, और थीटा 90 लगते के साथ कॉस 90 होगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। आपका आंसर 0 आ जाएगा, जो कि गलत होगा। आगे चलते हैं, इसके और एग्जाम्पल मैं लूंगा। अब आप देखो, मैंने लिखा ना फाई इजकल टू ई ए कॉस थीटा। ई पृष्ठ के लंबवत है, थीटा इजकल टू 0। ई पृष्ठ के लंबवत है, परंतु उसके लंब के लंबवत नहीं है, उसके लंब के समांतर है। ये अधिकतम फ्लक्स आया। और अगर मैं न्यूनतम की बात करता हूँ, इसकी बात करूँगा तल की, तो थोड़ा कम हो गया फ्लक्स। और इसी प्रकार अगर मैं ये तल लेता हूँ तो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तो लंबवत है ना। वैद्युत क्षेत्र तल के जो विलंब खींचा मैंने, उसके बीच से कोण क्या आएगा वो आप देखिएगा। देखो आप, ई पृष्ठ के समांतर है, परंतु अभिलंब से 90 डिग्री कोण बनाता है। कहां से, अभिलंब से। ये कोण 90 डिग्री है। ये आया वैल्यू पूरा, और कॉस 90 0 होता है। ये क्लियर हो गई आपकी बात। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, पिछले 2-3 मिनट का जो डिस्कशन मेरा है वो सिर्फ इतना है, जो कोण नापना है आपको, वो कोण पृष्ठ से या उसके तल से नहीं नापना है। जो कोण आपको लेना है वो पृष्ठ पर अभिलंब से लेना है। ठीक, आगे मैं चलता हूं। फाई का मात्रक क्या है देखिएगा, फाई इजकल टू ई डी एस कॉस थीटा। और जो फाई का मात्रक होगा, ई का मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, ds एरिया है, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाता है, वोल्ट मीटर, है ना। और ये स्केलर क्वांटिटी है, यह एक अदिश राशि है। एक न्यूमेरिकल लेता हूं आपको समझाने के लिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर। वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला लेटर है ई, यानी ये ई की वैल्यू है 50 वोल्ट पर मीटर। 10 वर्ग मीटर के पृष्ठ से, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, 10 वर्ग मीटर। डीएस भी कह सकते हैं। पृष्ठ से 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखिएगा, इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर है, किससे कोण बना रहा है, पृष्ठ से। ये देखो, पृष्ठ से, ये पृष्ठ से 30 डिग्री कोण बनाता है, पृष्ठ से। और मैंने क्या बताया था आपको, यही कंफ्यूजन आपको मैंने दूर किया था पहले। पृष्ठ से 30 डिग्री कोण है, हमारा पृष्ठ से कोई लेना देना नहीं है, हमें कोण मापना है अभिलंब से। ठीक, देखो ए की वैल्यू 50 वोल्ट पर मीटर, ए की वैल्यू 10 वर्ग मीटर,
ठीक, मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूँ कि कोण नापना कहाँ से है। ये पृष्ठ है और ये अभिलंब खींचा मैंने पृष्ठ पर। अभिलंब क्यों खींचा? क्योंकि भाई मुझे कोण तो अभिलंब से मापना है। आगे चलते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ना। और चूंकि मुझे यहाँ पर जो अभिलंब से कोण मापना है तो अभिलंब से कोण कितना होगा? जब पृष्ठ से कोण 30 डिग्री है तो अभिलंब से कोण कितना होगा? वो निश्चित रूप से 90 में से घटेगा और 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री। ये मैंने लगाया। फाई इजकल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इजकल टू ई ए कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और ये मेरा आंसर आ गया। गलती करने के चांस क्या है? ये थीटा 30 लगा देंगे और जबकि थीटा लगना कैसे है? अभिलंब से। 90 में से घटाकर वो लगेगा। अगर अभिलंब से कोण दे रखा होता सीधा तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। एक नया क्वेश्चन लेते हैं, पॉपुलर क्वेश्चन कंपटीशन के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से। एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये 2i + 4j - 5k न्यूटन पर कूलम। वैद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है, आई जे के टर्म्स में लिखी जा सकती है। ये वैद्युत क्षेत्र है। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी है। वर्ग सेमी दुश्मन हमारा, हमें तो वर्ग मीटर में लेना है। हमें लेना काय में? वर्ग मीटर में। ये पीछे वाला आ गया शायद। ठीक, आगे ले जाते हैं। ठीक, जो कि एक्स वाई तल के समांतर है। देखिएगा यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा आपका, आपको इसे मैं दिखाऊं। अगर एक्स वाई तल के समांतर है, किसके समांतर है? एक्स वाई तल के। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको। एक क्वेश्चन तो ये हुआ कि ई की वैल्यू है, ठीक। एक हुआ 50 वर्ग सेमी क्षेत्रफल है, ठीक, 50 वर्ग सेमी, ठीक। एक्स वाई तल के समांतर है। एक्स वाई तल के, अगर ये एक्स है और ये वाई है तो ये एक्स वाई तल के समांतर है। यानी लंबवत कौन है? मैं लंब की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे कोण लंब से लेना है। लंबवत कौन होगा? जेड अक्ष, ठीक। से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिएगा, मेरा सभी बच्चों को एक सुझाव, जितना अच्छा डायग्नोस करोगे उतना अच्छा दवाई लिखेगा ना डॉक्टर। क्वेश्चन को जितने आराम से पढ़ोगे, समय देकर पढ़ोगे, टाइम टेकिंग बनोगे, उतना अच्छा आंसर लिख पाओगे, कभी गलती नहीं करोगे। बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखो, मैंने इसे क्या किया, वैद्युत क्षेत्र को पहचान गया। E = 2i + 4j - 5k न्यूटन पर कूलम। क्षेत्रफल के आगे मैंने n क्यों लिखा? क्षेत्रफल 50 था, 50 वर्ग सेमी। ये k कहाँ से आ गया? k इस वजह से आ गया क्योंकि मैं अभिलंब लेना चाहता हूँ। क्षेत्रफल एक्स वाई तल के समांतर है। एक्स वाई तल के लंबवत कौन होगा? जेड अक्ष। और जेड अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर कौन होता है? k। एक्स अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर i, वाई अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर j और जेड अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर k हम मानते आए हैं। तो मैंने 50k लिया। अगर ये वाई जेड तल के समांतर होता तो मैं i का लेता, और अगर ये एक्स जेड तल के समांतर होता तो मैं j से मल्टीप्लाई करता। क्लियर? 10 की घात -4 कहाँ से आया? क्योंकि सेमी को 10 की घात -2 से गुणा करते हैं, सेमी को 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वर्ग सेमी को मल्टीप्लाई करूंगा 10 की पावर -4 से 2 बार, और k ले लिया। फाई की वैल्यू थी E a cos थीटा। फाई की वैल्यू होगी वेक्टर E डॉट वेक्टर a, तो वेक्टर E मैंने लिखा और वेक्टर a मैंने लिखा। अब चूंकि I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो केवल K की K से करके 1 आ जाएगा ना, और तो 0 बनेगा। माइनस आया पहले, 5 की 250 में मल्टीप्लाई किया 250, 10 की पावर -4 लिखा, और K डॉट K 1 होता है। K डॉट K क्या होता है? 1, है ना। तो भाई ये वैल्यू मेरी आ गई आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आपको, और ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी था। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने पहले एक्स वाई तल लिया, अब आप देखो मैंने उसी क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में लिखा है। आ जाते हैं मैदान में। मैंने क्या कहा था? आंसर पर ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है।
देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक तो पूरा चैप्टर एक समान के लिए है, असमान नहीं है। ये वैद्युत क्षेत्र है, ये कितना 2i + 4j - 5k न्यूटन पर कूलम में एक पृष्ठ क्षेत्रफल 50 वर्ग सेमी, अभी भी सेमी में ही है, यानी सेमी को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। सेमी को मल्टीप्लाई करता हूँ 10⁻⁻2 से, और वर्ग सेमी है तो 10⁻2 इंटू 10⁻2 मीन्स 10⁻4 से मल्टीप्लाई में करने वाला हूँ। कर दिया। y अक्ष के लंबवत है, यही हमें चाहिए था। हम लंब के तो खुश हैं, हम पहले समांतर था तो मैंने लंब ढूंढा था, पर अब मुझे लंब ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसने ऑलरेडी कह दिया कि y अक्ष के लंबवत है, तो सीधी सी बात है क्षेत्रफल में मैं y अक्ष लेने वाला हूं, और y अक्ष का यूनिट वेक्टर कौन होता है, j, तो मैंने j ऑलरेडी ले लिया। मेरी बात समझ में आ गया होगा। यानी जो लंबवत अगर क्वेश्चन में आ रहा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोण लंबवत से ही मापना है, और अगर समांतर आ रहा है तो उसके परपेंडिकुलर हम जाएंगे, उसके लंबवत हम जाएंगे। तो मैंने 50j ले लिया। अब वही फॉर्मूला लगाया, phi = वेक्टर e डॉट वेक्टर a, phi = 2i + 4j - k, ये आया। अब j की मल्टीप्लाई j से ही बनाएगी ना, j की मल्टीप्लाई जब मैं i से करूंगा 0 हो जाएगा, j की मल्टीप्लाई k से करूंगा 0 हो जाएगा, पर j डॉट j 1 होता है, तो j की मल्टीप्लाई मैं j से ही करने वाला हूं। 50 की 4 से 200, 10⁻⁻4, और j डॉट j 1 हुआ, वोल्ट मीटर आ गया। आपने देखा होगा, अक्सर मैं देखता हूं क्लास में कि i j k जब आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होकर उस क्वेश्चन को छोड़ना पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते। कोई वेक्टर और आ गया यार बीच में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो इसमें कोई भागने की जरूरत नहीं है। बस इस पर इस चैप्टर में लंबवत पर ध्यान देना है, क्योंकि कोण लंबवत से मापा जाएगा। चलिएगा, यानी आज जो बात मैंने बताई, ये बातों का एक थोड़ा सा अब क्लाइमैक्स पा जाते हैं वैद्युत बल रेखाओं में। देखो ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ में कुछ बल रेखाएं एंट्री कर रही हैं और कुछ बल रेखाएं निकल रही हैं। इसका क्या तात्पर्य है? ये फिगर आ गई और इस फिगर के बाद आपसे पूछा जाने लगा क्या शो कर रही है ये पिक्चर। देखो, जब किसी बंद पृष्ठ में प्रवेश करने वाले बल रेखाओं की संख्या बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या से कम है, यानी एंट्री कम की हो रही है, निकल ज़्यादा रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो फ्लक्स धनात्मक होगा, अर्थात बंद पृष्ठ में यहाँ धनावेश उपस्थित है। इसका मतलब ये है। क्यों है इसका मतलब ये? क्योंकि आपने देखा ना कि कितनी बार इस चैप्टर को क्लियर किया कि बल रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलती हैं, ऋण आवेश के पास जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं, ऋण आवेश पर खत्म होती हैं, यानी धनावेश से निकलनी ज़्यादा हुई ना, तो ये धनावेश है। और अगर इसका उल्टा मैं कहूँ, इसका उल्टा ये होता है कि बल रेखाएं एंट्री करने वाली ज़्यादा हैं और बाहर निकलने वाली कम है, तो क्या हुआ? वो ऋण आवेश है उसके अंदर, और ये जो नेट फ्लक्स है वो नेगेटिव होगा। क्लियर? और अगर बराबर एंट्री कर रही है, बराबर निकल रही है, इसका मतलब कोई नो चार्ज, न्यूट्रल है ही नहीं कुछ, है ना। तो ये इसका अर्थ होता है। किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाली वैद्युत बल रेखाओं के कारण फ्लक्स सदैव ऋणात्मक होता है, और बाहर निकलने वाली बल रेखाओं के कारण फ्लक्स सदैव धनात्मक होता है। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ में जितनी बल रेखाएं एंट्री करती हैं, अगर उतनी ही बल रेखाएं निकल रही हैं, तो उसका अर्थ यह होता है कि उस पृष्ठ के लिए कुल फ्लक्स शून्य है, उसके अंदर नेट चार्ज ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, बल्कि न्यूट्रल है। चलिएगा, इसी चैप्टर में एक है गॉस लॉ। गॉस लॉ की मैं संक्षेप में बात करता हूँ। गॉस लॉ है क्या? अब आपने ये तो जान लिया वैद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक, ये एक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ। इसकी मैं शेप पर नहीं जाऊंगा, ये शेप सर्किल है, स्फीयर है, और भी सर्किल नहीं स्फीयर है, या कोई और सरफेस है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। इस सरफेस के अंदर क्यू चार्ज है। तो गॉस लॉ कहता है निर्वात या वायु में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब अगर कोई बंद पृष्ठ है और उस, जैसे मैंने बंद पृष्ठ लिया, ये इसी शेप का ले लो, इसके अंदर क्यू आवेश है, और मैं कहता हूं कि इस पृष्ठ से लिए बंद पृष्ठ के लिए, खुले पृष्ठ के लिए अप्लाई नहीं होता है, इस बंद पृष्ठ के लिए कुल कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, तो जो नेट आवेश है उसका 1/ε0 गुना होगा। ये अगर एक प्लस आवेश है Q1 और माइनस Q2 भी है, तो उन सब आवेश को जोड़ लो, उस नेट आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये गॉस की प्रमेय कहती है। ठीक, अब इसमें ये मैंने बोला कि पृष्ठ चाहे ये हो
चाहे पृष्ठ ऐसा हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पृष्ठ के अंदर ये सिग्मा क्यों लगाया, सिग्मा इसमें से लगाया है, बीजगणितीय योग है। अगर आवेश धनात्मक है तो जोड़ लीजिए, ऋणात्मक है तो जोड़ घटा लीजिए निगेटिव साइन के साथ, है ना। तो लिखा द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε टाइम्स द चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। क्लियर। अब चलो, अब गॉस के प्रमेय के ऊपर कुछ तथ्य की बात करते हैं जो कंपटीशन में आते हैं, है ना। अब देखिएगा, गॉस का नियम बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, बल्कि आवेशों के बीजगणितीय योग के निर्भर करता है। बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना उसका वैद्युत फ्लक्स होता है। गॉस का नियम बंद पृष्ठ में उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता है, खुले पृष्ठ में नहीं, बंद पृष्ठ के अंदर जो माध्यम है उस पर भी गॉस का नियम निर्भर करता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 4-5 विकल्प दे देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। गॉस का नियम बंद पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। मैंने बहुत क्वेश्चन देखे कि क्या गॉस का नियम निम्न पर किस पर निर्भर करता है, तो आकृति पर तो निर्भर नहीं करता भाई, आकार पर निर्भर नहीं करता। वो निर्भर केवल इस बात पर करता है उस आकृति के अंदर आवेश कितना है, वो निर्भर करता है उस आवेश आकृति के अंदर माध्यम कैसा है। बात के लिए खत्म हो गई। यानी आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है और निर्भर करता है उसके अंदर माध्यम कौन सा है, नहीं निर्भर करता आकार पर, आकृति पर। यानी इतने सी वस्तु ली तुम, आपने सरफेस लिया, उसके अंदर क्यू चार्ज रख दिया तब भी वही है, इतनी बड़ी सारी ले ली उसके अंदर क्यू चार्ज रख गया तब भी वही है। उस पर केवल क्यू चार्ज पर निर्भर करना है, माध्यम पर निर्भर करना है। गॉस का नियम बंद पृष्ठ में आवेश के वितरण पर भी निर्भर नहीं करता, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बॉडी के अंदर प्लस क्यू चार्ज कितना है, कहाँ है, Q1 कहाँ है, उसके वितरण पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। गॉस का नियम बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेश की मात्रा पर भी निर्भर नहीं करता है। मतलब कुल मिलाकर बात क्या है, अगर मैं संक्षेप में कहना चाहूं, एक Q आवेश इस पृष्ठ में है, इतने पृष्ठ पे है, ये Q1 Q2 आवेश, या इतने पृष्ठ पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बीच की दूरी इतनी है या इनके बीच की दूरी कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके बाहर जो आवेश है उस पर निर्भर नहीं करता है। यानी निर्भर किस पर कर रहा है, केवल एक बंद पृष्ठ के भीतर आवेश, टोटल आवेश कितना है और उसका माध्यम कितना है, और बाकी पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। अब आप आगे चलते हैं। गॉस के नियम का उपयोग सममित आवेश वितरण के लिए किया जाता है, असममित के लिए नहीं। वो आवेश यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। सममित आवेश वितरण पर निर्भर करता है। यदि बंद पृष्ठ के भीतर कोई आवेश ही नहीं है तब क्या होगा, अरे भैया आवेश अगर है नहीं, सिग्मा क्यू अगर 0 है, जितना प्लस का आवेश है उतना ही माइनस का आवेश है, तो आपको पता है ये न्यूट्रल बन गई बॉडी। जितनी बल रेखाएं एंट्री करेंगी उतनी ही बल रेखाएं निकलेंगी और नेट फ्लक्स 0 होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कंपटीशन में भी। ठीक, इस प्रकार मैं अपेक्षा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।